हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें चाहे ये जो सब्जेक्ट हम चला रहे हैं उसमें यूपी पुलिस के अलावा भी आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट जो है आपकी पूरी मदद करते हैं। तो आप इस पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट चलेंगे, जो भी टॉपिक्स आपके लिए पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे आप टॉपिक करिए और इसमें जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए। तो ये चीज़ें आपको मदद करने वाली हैं। आज की क्लास हमारी दूसरे नंबर की क्लास है, जिसको हमने पॉलिटी से शुरू किया हुआ है। इसमें आज हमने, जैसे कल हमने जाना था, बेसिक्स सारी चीज़ें जानी थी क्या क्या है, और आपका सिलेबस समझा था। फिर हमने चीज़ें जानी थी कि आपकी जो स्टार्टिंग में चीज़ें हुई कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा बनने का जो तरीका था वो किस तरीके से था, कौन सी बैठकें हुई, उसमें क्या बातें हुई, वो सारी हमने बातें की। आज की जो क्लास है वो 2-3 टॉपिक को लेके है। आपकी प्रस्तावना समझी जाएगी, उसमें मूल अधिकार समझे जाएंगे, आपके मूल कर्तव्य समझे जाएंगे। इसके अलावा भारत में जो संविधान निर्माण हुआ उसके स्रोत कहाँ से लिए गए, उसमें जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई, उन सब पे आज बात होने वाली है। तो 4-5 टॉपिक आज आपकी पॉलिटी के कवर होने वाले हैं। तो इसको अच्छे से समझिए और ये समझिएगा कि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भी इसमें सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई जा रही है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपी पुलिस दे रहे हों, चाहे आप एसएससी दे रहे हों, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सब के लिए ये आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको वारी वारी पहले हमने जैसे बात की थी कि पहली क्लास में ही बात की थी कि पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाया करूँगा, बताया करूँगा, फिर उससे संबंधित हम क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ा करेंगे। तो डबल आपका फ़ायदा होने वाला है इन क्लासों में। आपका एक तो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरी बात इसमें रिवीजन करेंगे। तो दोनों बातें आपकी साथ चलने वाली हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो हमारा, या पहला टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो आपकी प्रस्तावना से शुरू हो रहा है, यानी जिसको उद्देश्य का भी बोलते हैं। और पुरानी क्लास में हमने बताया था कि उद्देश्य का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने आप जो है प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। जो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, प्रस्तावना जो है पास कर दी गई। तो यही उद्देश्य का प्रस्ताव जो था वो आज की प्रस्तावना का एक तरह से रूप है। तो आज उसी के बारे में पहले बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपने बाकी चीज़ों के बारे में। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा आपको प्रस्तावना से कुछ नहीं पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन होंगे वो आगे कर लिए जाएंगे। तो इसमें शुरू करते हैं कि पहली बात कि उद्देश्य का जैसे जिस तरीके से आपकी दी हुई है उसमें से जो कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि भारत होगा क्या होगा। तो वो क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया था, सीक्वेंस पूछा जाता है कि भारत क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। तो अब आपसे सीक्वेंस में पूछ सकते हैं कि प्रभुत्व शब्द जो है आगे पीछे किसके बाद दिया है। जैसे कई बार लोकतंत्र शब्द दे देता है, समाजवादी दे देता है, या पंथनिरपेक्ष दे देता है, तो उसके बाद पूछता है या उससे पहले पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत के पास पूरी शक्ति है, वो सारे अधिकार हैं जो अपने पूरे क्षेत्र में, भारत के कहीं भी क्षेत्र में जो है आपकी शक्तियां हैं कि अपना अधिकार से अपने निर्णय ले सकता है। तो वो सारा, उसका मतलब क्या होता है, प्रभुत्व होता है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो, कि उसको सारी शक्तियां हैं कि अपने पूरे भारत की टेरिटरी जितनी है उस पर क्या नियम होंगे, क्या लागू होंगे, क्या उस पर निर्णय लेने हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर सकता है, भारत खुद कर सकता है। उस पर किसी का दबाव नहीं होगा, ये बात इसका मतलब होता है। समाजवादी, फिर दूसरे नंबर पे शब्द आता है समाजवादी, और फिर पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक उसके बाद, और फिर गणराज्य। तो इस तरीके से 5 शब्द जो हैं सीक्वेंस में लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, जिसके बारे में हमने बात की थी 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें से क्या शब्द जोड़े गए, एक तो आपका समाजवादी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, 2 शब्द यहाँ जोड़े गए थे, और ये आपका एक शब्द जोड़ा गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो तीनों शब्द यहाँ लिखे हुए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब देख रहे हैं कि भारत होगा क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, यानी उसको अपनी शक्ति, अपने निर्णय लेने का अधिकार होगा। उसके बाद समाजवादी होगा वो,
फिर पंथ निरपेक्ष होगा, इसका मतलब हम समझेंगे। और इसका मतलब सीधा होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत के लिए सारे धर्म समान हैं, सभी धर्मों को समान अपना जो है विकास करने की शक्ति है। वो अपना धर्म जो भी है उनका, वो अपने हिसाब से उनको अपना सकते हैं। और अगर कोई धर्म नहीं मानना चाहता है तो नहीं माने, लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ये बात मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का। तो भारत जो है एक तरह से पंथ निरपेक्ष है, यानी कि धर्म से हटके है। इसके अलावा लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक यानी कि लोगों की शक्ति होगी, इसमें जनता की शक्ति होगी। और गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा जनता के द्वारा, ये चाहे वो इनडायरेक्ट तरीके से हो चाहे डायरेक्ट तरीके से हो। तो भारत में जो है वो इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचित होता है। आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनको जो है आपके सांसद और विधायक चुनते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होता है। आगे बात करें कि न्याय का, इसमें जो प्रस्तावना है उसमें न्याय दिए गए हैं। और न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समता दी गई है। तो एक बार क्वेश्चन आया यूपीएससी में, एक बार क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में, इसी तरीके से यूपी पुलिस में भी आया। तो उस तरीके से आपसे सीक्वेंस पूछता है। तो 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं, 5 तरीके की आपकी स्वतंत्रता दी गई है, और 2 तरीके की आपकी समता दी गई है। अगर बंधुत्व भी पूछता है तो बंधुत्व एक तरीके का दिया गया है। तो प्रस्तावना में इस तरीके से सीक्वेंस लगाया जाता है। सीक्वेंस कैसे भी पूछे, चाहे स्वतंत्रता पहले दे दे या न्याय पहले दे दे, तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा कि न्याय कितने हैं, 3 हैं, स्वतंत्रता कितनी है, 5 हैं, और समता यानी समानता कितनी है, तो 2 हैं। किस किस की, प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता। इसके अलावा बंधुत्व पूछे, भाईचारा जिसको बोलते हैं, तो बंधुत्व अगर पूछता है तो वो आपका कितना है, तो बंधुत्व 1 है। तो इस तरीके से चीज़ें पड़ती हैं। तो न्याय कौन से हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बातें की जाती हैं इसमें। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोल सकता है। विश्वास की स्वतंत्रता है, वो अपने किसी भी मतलब किसी चीज़ में विश्वास कर सकता है, चाहे उसकी मर्जी है। इसके बाद धर्म अपना सकता है कोई सा भी, और उसकी उपासना कर सकता है। तो वो सारी स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को दी गई हैं प्रस्तावना के जरिए। उसमें प्रस्तावना में स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। समता की बात करें तो समता जो आपकी है प्रतिष्ठा की और अवसर की समता है। तो समता यानी सबकी प्रतिष्ठा समान है, किसी को सबकी समान इज्जत होती है, तो उसको प्रतिष्ठा बोलते हैं। सबका लेवल समान है, तो वो बात की गई है। इसमें क्या है, ये एक तरह से संविधान का परिचय माना जाता है। इसी का जो है यूज़ करके एक तरह से जब कभी संविधान की जो है निर्वचन होता है, उसकी व्याख्या होती है, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे देखा जाता है कि प्रस्तावना से वो संबंधित है कि नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि 3 शब्द संशोधित किए गए और उसमें जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये पहला संविधान संशोधन था जिसके जरिए क्या हुआ, प्रस्तावना में संशोधन करके कुछ जोड़ा गया या घटाया गया। तो इसमें जोड़े गए थे 3 शब्द। तो पहला संविधान संशोधन 42वां, जिसके जरिए प्रस्तावना में क्या है, कोई भी चीज़ जोड़ी गई। अब क्या हुआ कि एक केस बना था बेरोजगारी मामला, या तो उन आगे भी केस आए, तो उनमें पूछे गए कि भाई साहब प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है कि नहीं है। तो इस तरीके से चर्चाएं चली। तो पहले संविधान जो आपका बाद आया था बेरोजगारी मामला, उसमें क्या हुआ, बेरोजगारी मामले में अगर न्यायालय ने बोला कि जो है आपका प्रस्तावना जो है आपकी उद्देशिका जो है वो क्या है, संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बाद में विवाद चलता रहा और एक केस आया 1973 में, केशवानंद भारती बाद आया। केशवानंद भारती मामले में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना जो है वो क्या होगा, संविधान का भाग माना जाएगा। तो इस तरीके से चर्चाएं हुई और फाइनली जो है प्रस्तावना किसका भाग मान लिया गया कि जो प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, ये बात न्यायालय ने मानी और आज तक वो चली आ रही है। इसके बाद मैंने बात की थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि उद्देशिका भी इन्होंने प्रस्तुत की थी। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, इसको हटाया नहीं जा सकता। ऐसे ही के.एम. मुंशी ने क्या कहा उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को, कि उसने कहा कि राजनीतिक जन्मपत्री है ये किसी की भी, तो हमारी जो संविधान है उसकी जन्मपत्री है एक तरह से क्या, आपकी उद्देशिका। तो इस तरीके से 2-3 बातें ये हैं। और सारी प्रस्तावना से जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से शब्द जोड़े गए, इसके अलावा कितने न्याय हैं,
कितनी स्वतंत्रताएं हैं, कितना बंधुत्व है, कितनी समता है, वो सारी बातें कर ली। फिर सीक्वेंस हमने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, क्या होगा, भारत होगा। तो इस तरीके से प्रस्तावना से संबंधित जो बातें थी वो हमने जानी। अब अगले टॉपिक पे देखते हैं और फिर इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे एक साथ। तो उस पे आप धैर्य बनाए रखिए, ये चीज़ें समझते जाइए और फिर आपके साथ जो है क्वेश्चन के साथ डिस्कशन होगा तो वो और अच्छा लगेगा आपको, वो रिवीजन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि पहले संविधान के स्रोत कौन से हैं। संविधान के स्रोत का क्या मतलब है? तो संविधान के स्रोत का मतलब है, जब डॉक्टर BR अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई कि संविधान बनाने की, तो उन्होंने क्या किया कि 60 से ज़्यादा देशों का भ्रमण किया, यहाँ अलग अलग देशों में गए, वहाँ के संविधानों को देखा, समझा, पढ़ा, वहाँ से जो अपने देश के लिए अच्छी चीज़ें हो सकती थी वो चीज़ें लेके आए, यानी उनको लिया और उनको हमारे संविधान से जोड़ा और फिर जाके एक कई देशों से मिलाकर चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो समाज के लिए हो सकती थी, हमारे समाज के लिए, वो चीज़ें जोड़कर एक संविधान बनाया। तो इसीलिए संविधान के स्रोत देखे जाते हैं कि ब्रिटेन से या अमेरिका से या बाकी अन्य देश से कौन सी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, हमने ली हैं वहाँ से और फिर हमने अपने संविधान में उनको डाला। तो वो सारी बातें हम चर्चा में करने वाले हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। तो कुछ मुख्य बातें जो हैं कि संसद की प्रणाली जो है, आजकल जो हमारी संसदीय प्रणाली चलती है वो हमने कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन के जो संसद चलती है वहाँ के स्ट्रक्चर से ली है। इसके अलावा जो हम एकल नागरिकता कहते हैं वो कहाँ से ली गई है? तो एकल नागरिकता हमारी जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का क्या मतलब हुआ कि हमारे भारत का किसी भी राज्य का व्यक्ति हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा वो किसी का नागरिक नहीं होगा कि वो मध्य प्रदेश का नागरिक है या असम का नागरिक है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, वो भारत का नागरिक है, सिर्फ इतना बोला जाता है। इसके अलावा विधि का शासन हमने कहाँ से लिया, जिसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, तो विधि का शासन भी कहाँ से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अमेरिका से क्या क्या लिए चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो, न्यायिक पुनरावलोकन की बात हो। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू, कि जब कोई भी मामला फंसता है तो जो है आपकी न्यायालय होता है वो किसी भी संसद के नियम पर जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और देख सकता है कि वो विधि जो संसद ने बनाई है वो आपकी जो है संविधान के साथ मैच करती है कि नहीं करती है। अगर मैच कर रही है तब तो ठीक है, नहीं करती है तो वो न्यायालय क्या करता है? इसको ख़त्म कर देता है। अगर मैच नहीं कर रही है तो ख़त्म कर देता। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कि अगर उच्चतम और उच्च न्यायालय की बात करें, उनके न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो वो भी हमने कहाँ से प्रावधान लिया है? वो भी हमने अमेरिका से लिया है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जो आर्टिकल 61 में लगता है, आगे बात करेंगे आर्टिकल 61 में जो लगता है महाभियोग, वो किस देश से लिया गया था प्रावधान? तो वो प्रावधान आपका अमेरिका से ही लिया गया है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनका पद कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण की बात जो की जाती है आपके आर्टिकल 14 में, तो आर्टिकल 14 में जो विधि का समान संरक्षण की बात की जाती है वो भी आपने कहाँ से लिया है? तो आपके अमेरिका से चीज़ें ली गई हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कई देशों से अलग अलग तरीके की चीज़ें ली गई हैं। जैसे कनाडा से हमने अपने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। जैसे हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है संघीय प्रणाली का शासन है, तो भारत का जो संघ लेके हमने संघात्मक प्रावधान लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? तो आपके कनाडा से लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया? तो कनाडा से लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? पहले आपके जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में थी तब अवशिष्ट शक्तियाँ जो थीं वो गवर्नर के पास हुआ करती थी। तब जब स्वतंत्रता हुई और फिर हमने कहा कि अब अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी जानी चाहिए, तो उसको हमने कनाडा के एंगल से देखा। कनाडा के प्रावधान से हमने कहा कि एक केंद्र के पास होनी चाहिए। किसके पास होनी चाहिए? केंद्र के पास होनी चाहिए। केंद्र इन पे जो है नियम बना सकता है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या है? अब ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब होगा कि वे प्रावधान या वैसे टॉपिक्स जो भी अगर वो संविधान में नहीं है,
अगर वो संविधान में नहीं है और वो नए आए हुए हैं तो उन पे अगर नियम बनाना ज़रूरी है तो संसद जो है उन पे नियम बना सकती है। और जो संविधान में नहीं है तो उन्हीं को जो टॉपिक्स होंगे, जो भी आपके क्या कहते हैं विषय जो आते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट विषय बोलते हैं। यानी कि वो संविधान में नहीं है तो वो शक्ति किसके पास होगी, तो वो संसद के पास होगी, यानी केंद्र के पास होगी। तो ये वाली बात की गई है, किसके पास होगी कि आपकी अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास होंगी। आगे बात करते हैं आयरलैंड के बारे में, बात करते हैं कि आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया। तो आयरलैंड से सबसे मुख्य है आपके लिए जानना है, आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व लिए, जिसको DPSP बोलते हैं। ये नीति निर्देशक को क्या बोलते हैं, DPSP बोलते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो कहाँ से, वो प्रक्रिया जो होती है, वो प्रोसेस जो होती है, वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी आपके आयरलैंड से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, वो सदस्य की जो है जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो प्रावधान भी आपका कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया गया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब ये सारी बातें जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, अगर आप समझते हैं बढ़िया से, तो ये मान लीजिए आपको दोबारा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, कहीं से और से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इनको बस एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब जर्मनी से देखते हैं क्या हुआ कि जर्मनी से जो आपातकाल हम देखते हैं, आपातकाल का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। आपातकाल सभी जानते हैं, 352, 356 और 360, ये तीनों आपातकाल की बात होती है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपका राष्ट्रपति शासन होता है, और ये आपका वित्तीय आपातकाल होता है। तो सब आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ये आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपके जर्मनी से लिया गया है। और रूस की बात कर लेते हैं। सोवियत संघ जब हुआ करता था, सोवियत संघ का ही आज जो है विघटन होने की वजह से रूस उसको बोलते हैं एक तरह से। तो एक तरह से अगर क्वेश्चन में रूस आता है या सोवियत संघ आता है तो आप दोनों का आंसर एक ही लगाइएगा। और उस वहाँ से क्या लिया हमने, मूल कर्तव्य लिए, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने वहाँ से चीज़ें प्रावधान लिए हैं। आगे बात करें कि दक्षिण अफ्रीका से क्या प्राप्त किया हमने, तो वहाँ से हमने संविधान संशोधन जो होता है उसकी प्रक्रिया हमने देखी। आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया दे रखी है संविधान संशोधन की, वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे बात करें कि जापान से क्या चीज़ें हुई, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली, वो जापान से ली। अब इन दोनों से संबंधित, यानी प्रस्तावना से और आपके मूल स्रोत से, यानी कि संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए, उन सब दोनों टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन की एक सीरीज समझते हैं। और उनके करने के बाद हम मूल अधिकार समझेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम इन दोनों टॉपिक से संबंधित चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई। आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, इन्हीं का रिवीजन एक तरह से होगा और कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए कि हमने पहले क्या क्या डिस्कशन कर लिया है। आगे बात करते हैं कि सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया। तो अभी हमने बताया आपको कि संसदीय प्रणाली या शासन प्रणाली या संसदीय स्वरूप एक ही बात है। तो संसदीय स्वरूप हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लिया गया या किसे बताया गया है, किसे बताया गया, लिया नहीं कि किसे बताया गया। तो प्रस्तावना में किसे बताया गया है, समस्त शक्तियों का स्रोत किसे बताया गया है, तो भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। तो भारत के लोग ही सर्वशक्तिमान है भारत के संविधान में या भारत में। तो संविधान के अनुसार भारत के लोग क्या है, समस्त शक्तियों का स्रोत है, यानी वही अगर चुनेंगे प्रतिनिधि तो वही नियम बनाएंगे। तो जनता के लिए जनता का शासन जनता के द्वारा, ये आपने कथन सुना होगा कि जनता के लिए जनता के द्वारा, जनता के लिए जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो चीन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम भारत के लोग का मतलब जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग सुनते हैं। तो प्रस्तावना में शक्तियों का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। आगे बात करें कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आपकी संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, कनाडा के संविधान से ली गई है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, ये आपने देखा होगा कि जो प्रस्तावना में
कुछ शब्द यूज करे जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी अभी कि समानता की बात है, उसमें स्वतंत्रता की बात है और बंधुत्व की बात है। तो वो कहाँ से लिए गए? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वहाँ से हमने ये शब्द लिए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस से ये शब्द लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर फ्रांसीसी क्रांति आता है तब भी, और नहीं तो अगर फ्रांस आता है तब भी आप इसी को आंसर लगाइएगा। आगे बात करते हैं कि आपके DPSP कहाँ से लिए गए हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ये इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे बात करते हैं कि अगर मार्शल लॉ कहीं लगा है, उसकी अवधारणा है, तो जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती है वो कहाँ से लिए गई है? तो मार्शल लॉ के बारे में हम जानेंगे आगे मूल अधिकार में कि ये किससे संबंधित है। ये आर्टिकल 34 से संबंधित है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर ये समझ लीजिए कि ये मार्शल लॉ का जो प्रावधान है, जो प्रोविज़न है, अवधारणा है, वो कहाँ से ली गई है? तो आपके UK से ली गई है, यानी ब्रिटेन से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए हैं? या तो USSR यानी कि सोवियत संघ, या रूस। तो दोनों में से कोई भी हो, आप आंसर लगाइएगा। आगे बात करें कि मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, जिसके बारे में हमने जाना था अभी। फिर एकल नागरिकता की बात आ रही है कि वो कहाँ से हैं? तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। ऐसे ही बात करें कि भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा काफ़ी हद तक लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अधिकतर पार्ट हमने कहाँ से लिया है? यहाँ से। इसके बाद हम समझेंगे 1935 का जो अधिनियम था, सबसे ज़्यादा पार्ट जो हमारा है वो वहाँ से लिया गया है। सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो वहाँ से लिया गया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो होता है उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया था। तो वो भी आपके अमेरिका से लिया गया था, जिसके बारे में हमने वो जो पूरा पैराग्राफ समझा था उसमें देखा था कि आपका ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है। आगे बात करते हैं, वो देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं कि आपकी जो समवर्ती सूची होती है, ये आपके लिए नया पॉइंट मिला कि समवर्ती सूची होती है वो किस देश से ली गई है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से वो चीज़ें ली गई थी। इसके बाद हमने बात की थी कि विधि के समक्ष समानता के बारे में, ये आपके लिए नया है कि ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। इससे पहले हमने बात की थी विधि के समान संरक्षण की बात की थी। ये देखिए, विधियों के समान संरक्षण की बात की, तो विधियों के समान संरक्षण को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और विधि के समक्ष समानता की बात की जाए तो विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन से। इसका मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति जो है विधि के सामने जो है बराबर है, विधि के सामने सभी इक्वल हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो किसी को भी उसमें विशेषताएं या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से बात करते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसके बारे में हमने चर्चा की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है, ये भी हमने बात की। अब देखते हैं कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, और द्विसदनीय विधायिका, एकल नागरिकता, ये तीनों अवधारणाएं कहाँ से ली गई हैं? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम्स के संविधान से ली गई हैं। इसी तरीके से मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, इन दोनों की बात की थी, और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्य नामांकित किए जाते हैं वो कहाँ से लिए गए, जिसके बारे में हमने बात की कि 12 सदस्य जो है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, तो वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। आगे बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वो भी आपकी आयरलैंड से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो वो भी आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि संघवाद जो है आपका, उसका स्वरूप कहाँ से लिया गया है, तो उसकी वो विशेषता किस देश की है? तो कनाडा के मॉडल की है, कनाडा के देश के संविधान की है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य कहाँ से लिए गए हैं, तो कार्य जो है अमेरिका के संविधान के उससे प्रावधानों से लिए गए हैं। तो ये दोनों बातें आपको जाननी हैं। आगे बात करें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये तीनों प्रावधान किसके हैं? तो अमेरिकी संविधान के हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान का अधिकांश हिस्सा किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
तो ये शब्द याद रखना है कि अधिकांश हिस्सा किसका है, 1935 का अधिनियम जो भारत में बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उससे लिया गया है। उसमें जो जो प्रशासन से संबंधित बातें थी, जो जो राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब से बातें जो थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं। राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो राज्यपाल का पद, उपराष्ट्रपति का पद हो, उसके कार्य वगैरह वहाँ से लिए गए। बाकी गवर्नर की बातें हों, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। आगे बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको डीपीएसपी बोला जा रहा है, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य हमने बताया कि वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगर यहाँ रूस दिया होता तो वो भी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बात करें कि द्विसदन की प्रणाली जिसके बारे में हमने चर्चा की, वो ब्रिटेन से ली गई है। गणतंत्र शब्द कहाँ से लिए गए, तो फ्रांस से लिया गया, जिसके बारे में हमने बात की थी कि 3 शब्द जो बोले थे। ठीक है, आगे बात करें कि संविधान संशोधन वो कहाँ से लिए गए, तो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की जो परामर्शाधिकार क्षेत्र जो होता है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, वो विशेषता कहाँ से ली गई, तो वो भी कनाडा से ली गई है। अब ये परामर्शदायी क्षेत्राधिकार क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 143 यानी 143 से जब राष्ट्रपति जो होते हैं वो न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परामर्शदायी या क्षेत्राधिकार बोलते हैं। और ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, ये हमने कनाडा से ली है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। ऐसे ही मौलिकाधिकार यानी मौलिक अधिकार जो आपके हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए। विधि का शासन भी आपका यूके से लिया गया। इसी तरीके से संघवाद की प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से ली गई है। तो मैं आपको जल्दी क्यों बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं आपने, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आपके दिमाग में चलाइए। तो चलाने से क्या होगा कि आपका रिवीजन और अच्छे से होगा, आप चीज़ें और अच्छे से पकड़ पाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आया करेगा आपका ध्यान मेन पॉइंट पे जाएगा और आप आसानी से जो है आंसर लगा लेंगे। इसी तरीके से व्यापार की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता कहाँ से ली गई, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ये सभी आप पढ़ेंगे आर्टिकल 301 में, जानेंगे कि 301 में जो है व्यापार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो वो भी आप समझेंगे। इसके साथ ही 301 के अलावा आप ये भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल 19 का जो आपका 1 का क्लॉज जो आपका है जी, तो उसमें भी ये चीज़ें दी गई हैं। तो उसमें भी क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो दोनों आपके जो है आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, एक 19(1) जी और एक आप 301 जी। तो इस तरीके से दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग से। और अब संसदीय स्वरूप पूछ रहे हैं, ये विशेषता कहाँ से ली गई है, तो वो भी आपके ब्रिटेन से ली गई है। इसी तरीके से न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और पंचवर्षीय योजना ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई हैं, वो भी आपके यूएसएसआर या रूस से ली गई हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों में से जो नाम आए, यूएसएसआर या सोवियत संघ इसको बोलते हैं, सोवियत संघ। ये 1991 में जब इसका विभाजन हुआ, उससे पहले इसको ये बोला जाता था। 1991 से पहले सोवियत संघ कहते थे। अब इसको क्या बोलते हैं, विभाजन की वजह से कई देश में बट गया, और अब जो सबसे बड़ा देश है वो आपका रूस है। इसीलिए अब जो है, अगर दोनों आंसर पूछता है तो आप दोनों में से एक कोई लगाइएगा। अगर रूस दे रहा है तो ये, नहीं तो अगर ये दे रखा है तो ये लगाइए, और अगर इस तरीके से लिखा है यूएसएसआर तो यूएसएसआर लगाइएगा। पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो आपके यूएसएसआर से ली गई है। इसी तरीके से हमने देखा कि राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन यानी कि जो आपके अगर इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो वो जो मौलिक अधिकार जो है आपके हट जाते हैं, तो निलंबित हो जाते हैं, वो प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जर्मनी से लिया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी FPTP, ये क्या चीज़ है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है कि जिस तरीके से अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो जौन सा व्यक्ति जो है, जैसे मान लेते हैं 4 मेंबर खड़े हुए हैं,
किसी एक क्षेत्र में 4 मेंबर खड़े हैं और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता हो जाएगा, वही विजयी हो जाएगा। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। यानी 4 लोगों में से जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं वही विजेता हो जाता है, वही जीत जाता है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। अगर सांसद का इलेक्शन हो रहा है, चाहे विधायक का इलेक्शन हो रहा है, चाहे आपके प्रधान का इलेक्शन हो रहा है, तो प्रधान का इलेक्शन में भी आप देखते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही विजेता हो जाता है, वही जीत जाता है। उसी प्रोसेस को, वो तरीका जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसी चीज़ को हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आपकी अमेरिका से ली गई है। इसी तरीके से भारत के संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है, आप सभी जानते हैं, ये जनता है। ये प्रस्तावना का शब्द वो क्वेश्चन है। इसी तरीके से अर्धसंघी स्वरूप, यानी सरकार का अर्धसंघी स्वरूप कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, अर्धसंघी का मतलब कि देखो केंद्र और राज्य में शक्तियाँ बटी हुई हैं, केंद्र राज्य में शक्तियाँ बटी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति अगर देखा जाए तो शक्तियों का झुकाव किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है। यानी शक्तियाँ जो हैं ज़्यादातर किसके पास हैं, तो केंद्र जो है इसमें प्रभावी है, केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ हैं। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अर्धसंघी बोलते हैं। यानी संघ होता तो क्या होता, दोनों के पास बराबर शक्ति होती, लेकिन केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति है, राज्य के पास कम शक्ति है, इसीलिए इसको कैसा संघ बोला जाता है, अर्धसंघीय बोला जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। और अर्धसंघ बोलने वाले, यानी कि हमारे भारत को अर्धसंघी स्वरूप वाला बोलने वाले केसी वेयर हैं, जिन्होंने ये बोला था कि भारत का संविधान जो है अर्धसंघी संविधान है। ये बात आपको ध्यान रखनी, किसने बोला था, केसी वेयर ने बोला था, जिसके बारे में हो सकता है तो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। कानून का शासन और द्विसदनी प्रणाली, कानून का शासन और द्विसदनी प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आपके ब्रिटेन से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात पूछी गई है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई, तो वो आपके रूस से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि समवर्ती सूची के बारे में, वो कहाँ से लिए गया है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में क्या होता है कि उसका प्रावधान होता है राष्ट्रपति शासन का, जिसको आर्टिकल 356 में बोला जाता है। तो वो उल्लेख किस में है, ये पूछा गया, तो आर्टिकल 356 में बोला गया है। और ये आपातकाल एक तरह से है, तो ये कहाँ से लिया गया था, हमने जर्मनी से लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को, ये आपको बताना है, किस अनुच्छेद का बचाव इस दलील पर किया था कि इसका उपयोग जो है अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, या इसका जो है उपाय, जो इसका यूज जो है, इसका उपयोग जो है वो अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, तो उसको कौन सा था, वो आपका 356 था, यही आपका राष्ट्रपति शासन था। इन्होंने कहा था कि देखिए परिस्थिति पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा ज़रूरत लग रही है और संवैधानिक तंत्र विफल पूरी तरीके से हो गया है, तब आपको किसी भी राज्य में क्या लगाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उससे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें ना बिगड़ें या राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत ना आए। अगर ज़्यादा ज़रूरत लगती है, ऐसा लगता है कि अब जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, तब अंतिम उपाय जो है, अंतिम उपाय के रूप में आपको 356 का यूज करना चाहिए। अगर उससे पहले कुछ चीज़ों से ही ज़रूरत अपनी पूरी हो जाती है या चीज़ें संभल जाती हैं, तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। उनका मतलब था कि अंतिम उपाय के रूप में इसको अपनाना चाहिए, उससे पहले नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि आजकल छोटी सी बात होती है, किसी भी राज्य में अनबन होती है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, आप सभी जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, ये सारी टॉपिक आपके दोनों जो टॉपिक थे आपके स्रोत के बारे में और आपकी प्रस्तावना को लेके, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन लगभग आपके हो गए हैं, जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, जिनसे पूछे जा सकती चीज़ें। अब हम जो बात करेंगे वो मूल अधिकार को लेके बात करेंगे। तो मूल अधिकार को पहले हम समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं इसके बारे में, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई, वो सारी बातें समझेंगे, फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं।
तो अब हम अपने मूल अधिकार की बात कर लेते हैं और मूल अधिकार में जानते हैं कि क्या है। तो आप सभी को पता है कि मूल अधिकार का जो है प्रावधान है वो भाग 3 में दिया हुआ है। उसमें भाग 3 में क्या है, आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं। इसके साथ ही अगर अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में दिए हुए हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ से 14 से शुरुआत है। तो 12 और 13 का क्या सेक्शन है, यानी कि 12 और 13 का क्या मैटर है। तो 12 और 13 में क्या है, इसमें आपका राज्य की परिभाषा दी गई है और इसमें आपके विधि की बात की गई है, यानी विधि शब्द की बात की गई है कि विधि कैसे बनेगी और कौन सी विधि होगी और कौन सी विधि जो है संविधान से सम्मत कहलाएगी, उन सब के बारे में बात की गई। इसी में आपका जो है जुडिशियल रिव्यू की बात की, जिसकी हमने न्यायिक समीक्षा की बात की, वो भी इसी में आ जाता है। तो वो भी आपका किसी में आता है, न्यायिक समीक्षा आर्टिकल 13 में आता है और इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इस तरीके की चर्चा है और राज्य की परिभाषा में हम समझेंगे कि केंद्र का या राज्य के कोई भी जो बॉडी हैं या कोई भी सरकारी वित्तीय कंपनियां हैं, तो वो सारी कंपनियां क्या है, वो राज्य के अंतर्गत आती हैं, वो राज्य की परिभाषा में आती हैं। वह चाहे सरकार का कोई भी स्तर हो, चाहे निचला स्तर हो, चाहे उच्च स्तर हो, चाहे पंचायत हो, चाहे आपकी LIC हो, चाहे आपकी गेल हो, यानी कौन सी भी कंपनी हो, तो वो भारत की सारी संस्थाएं वो सारी क्या कहलाती हैं, राज्य के अंतर्गत आती हैं। जिस पे कहीं से भी या तो भारत सरकार का शेयर हो, राज्य का शेयर हो, किसी भी सरकार की बॉडी का शेयर हो या उसका कंट्रोल हो, तो वो सारी संस्थाएं क्या कहलाती हैं, वो राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो वो सारी राज्य की परिभाषा में आती हैं। विधि शब्द की बात करेंगे हम। विधि में क्या है कि जब संसद कोई भी कानून बनाती है तो विधि के सम्मत होना चाहिए, विधि के सम्मत यानी संविधान के सम्मत होना चाहिए, और उसकी परिभाषा उसमें दी गई है कि नहीं, संशोधन अगर करना है तो दी गई है कि नहीं, वो सारी बातें न्यायपालिका करती है और न्यायिक समीक्षा करती है हर आपके विधि का जो संसद बनाती है। तो ये दो बातें जो हैं आर्टिकल 12 और 13 में दी गई हैं। उसके बाद आप सभी को पता है कि जो आपका मूल अधिकार थे, स्टार्टिंग में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ कि आपका जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और उसके तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को जो है आपका मूल अधिकार जो था उसको हटा के आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसको हटा दिया गया, यानी इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसको हटा दिया, उसके बाद क्या किया, आर्टिकल 300A में या क में इसको शामिल कर दिया गया और इसको क्या बना दिया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार जो है अब जो है उचित मुआवजा दे के या उचित तरीके से क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ले सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, उसको जो है अपने कब्जे में ले सकती है, अगर उचित मुआवजा है या उचित तरीके से जो है वो कर सकती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहला, अब जाके 7 से आपके कितने बचे हैं, तो 6 आपके अब वर्तमान में क्या बचे हैं, मूल अधिकार बचे हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स आपके कितने हैं अभी वर्तमान में, तो 6 बचे हैं। कौन से हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक की बात करता है, तो 14 से लेकर 18 तक की बात करता है, उसको सबको हम एक एक करके समझेंगे, हर आर्टिकल के बारे में जानेंगे। अभी आप जो है मोटा मोटा समझिए कि समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। फिर स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाती है और स्वतंत्रता के अधिकार जो है आपके आर्टिकल 19 से लेके 22 तक दे रखे हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखे हैं। शोषण के विरुद्ध, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे बच्चों के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपके आर्टिकल 23 और 24 में दे रखे हैं। इन सब की भी बातें करेंगे। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दे रखा है। और वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो या अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, वो किस में दे रखे हैं, तो वो आपके आर्टिकल 29 से लेकर 30 के बीच में दे रखे हैं। वहीं पे हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, जिसके बारे में हमने अम्बेडकर के बारे में जाना था कि आर्टिकल 32 को उन्होंने क्या बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। इसी तरीके से जानेंगे 33, 34 और 35 में क्या क्या है, उन सब की बात करने वाले हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपके ये आते हैं 32 से लेके 35। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 6 आपके मूल राइट जो है फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। और पहले वर्तमान में कितने थे, 7 थे। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 में था, वो आर्टिकल 31 से हटाकर अब किस में कर दिया गया, 300A में कर दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे कि इससे संबंधित और क्या बातें हैं। तो 44वें संविधान संशोधन
1978 की बात है, जिसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क यानी ए में शामिल कर दिया गया। इसके तहत क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे बात करते हैं आर्टिकल 32 की, जिसके तहत कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो है आपका, और 226 आर्टिकल 226 के तहत कौन सा है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। ये दोनों न्यायालय क्या कर सकते हैं कि 5 रिटें जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स जो है उनका जो है वायलेशन हो रहा है, उनका जो है जो उनको दबाया जा रहा है अगर, तो या उनको क्या है छीना जा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, रिट जारी मतलब अपना जो है अपील कर सकते हैं न्यायालय में, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में। तो हाई कोर्ट में करेंगे तो आर्टिकल 226 के तहत सुनवाई करता है हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई करता है और रिट जारी करता है, जिसमें से 5 रिटें आपको जानना है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और एक उत्प्रेषण होती है जिसको सर्टियरी बोलते हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो इस तरीके से 5 रिट के जरिए आपके जो है फंडामेंटल राइट्स क्या है उनको बचाया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जरिए। इसी तरीके से राष्ट्रपति जब द्वारा आपातकाल लगाते हैं, जब राष्ट्रपति जो होते हैं आपातकाल लगाते हैं, तो आर्टिकल 19 में जो भी संविधान आपके मूल अधिकार होते हैं वो अपने आप क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी उस टाइम के लिए जो है निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और ये बात किस में लिखी गई है, तो आर्टिकल 358 जो आर्टिकल है उसमें ये बात लिखी है, अगर राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाते हैं, अगर उसकी घोषणा कर देते हैं, तो आर्टिकल 19 के जो 6 मूल अधिकार हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर हैं, 19(1)(a), बी, सी, इसी तरीके से जो दे रखे हैं वो सारे अपने आप क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। तो ये बात किस में लिखी है, आर्टिकल 358 में लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं मूल कर्तव्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और फिर हम दोनों से संबंधित क्वेश्चन जानेंगे। हर आर्टिकल को एक एक करके जानेंगे, हर फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य को एक एक करके समझेंगे। तो इनसे संबंधित मोटी मोटी बातें क्या हैं। पहली बात, एक मूल कर्तव्य संविधान में पहले नहीं थे, स्टार्टिंग में नहीं थे, वो बाद में जोड़े गए हैं। और कब कब जोड़े गए तो उनकी बात कर लेते हैं। तो कब जोड़े गए कि आपका स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, और उनकी सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और तब उनको क्या है जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, कि भाई साहब जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, उसको भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जनता के लिए होती हैं। तो इस तरीके से भाग 4 का यानी कि 4A में क्या हुआ कि 4A में वो आपके फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की गई। अगर अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो अनुच्छेद 51A में या 51 का में इनको शामिल किया गया है। केवल एक ही आर्टिकल इनके लिए दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्यों के लिए, केवल एक आर्टिकल कौन सा है, तो 51A या 51 का। तो इसमें क्या हुआ कि प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन क्या हुआ कि 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। उसके तहत क्या किया गया, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। तो वो 11वां आपका बन गया। और आज कितने हैं वर्तमान में, 11 जो है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, सॉरी ड्यूटीज़ हैं, और वो मूल कर्तव्य कितने हो गए, अभी 11 हो गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्या क्या बातें होंगी वो सारे जानिए आप। तो हम समझते हैं, पहला अपना क्वेश्चन लेके चलते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार किन प्रावधानों में दिया गया या किन अनुच्छेदों में है। तो 25 से लेके आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में आपके क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके बारे में हमने अभी डायग्राम में समझा था कि आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता जो है आपकी आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में है। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे और देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, सीक्वेंस नहीं है, लेकिन सारे आर्टिकल सारे मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है। तो आप इसी तरीके से जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे वैसे आप वैसे समझते जाइए। तो आर्टिकल 18 में क्या है, अब आप ऐसे समझिएगा कि 12 और 13 मैंने बता दिया, 14, 15, 16, 17 और 18। अब वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इसमें समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। इसमें समानता के अधिकार में क्या है कि सबके लिए विधि समान है, इस विधि का समान संरक्षण की बात है। तो इस तरीके की बातें, वो सारी बातें करेंगे।
या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो तो वो सारी बातें करेंगे। इसमें क्या है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है आपकी जो नौकरियां होती हैं उससे संबंधित बातें हैं, यानी सार्वजनिक जो आपकी जो नियुक्ति होती है उससे संबंधित बात है। इस पे आपके अस्पृश्यता की बात है, इसमें आपके अस्पृश्यता की बात है, यानी इसमें जो है आपका छुआछूत की जो बात की जाती है वो बात है। इसमें आपके जो है पद जो दिए जाते हैं या जो है आपके क्या दिए जाते हैं, जो आपके पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी बात है, तो उसको रोकने की बात दी गई है। तो क्या बातें की गई हैं उसके बारे में समझते हैं। क्या है, कहा गया है कि राज्य जो है सेना और विद्या, यानी सेना की और विद्या के अलावा के सिवाय कोई उपाधि धारण या प्रदान नहीं करेगा, प्रदान नहीं करेगा। राज्य यानी केंद्र या हो या राज्य हो, वो क्या नहीं करेगा, या तो सेना में दे सकता है या विद्या में यानी शिक्षा में दे सकता है। इन दो के अलावा किसी भी तरीके का सम्मान जो है वो उपाधि हो या सम्मान हो नहीं दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 18 में दे रखा है। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य किस में दे रहा है, सेना में दे रहा है और शिक्षा में दे रहा है, तो विद्या में दे रहा है, विद्या में दे रहा है। तो कला मतलब एक तरह से विद्या या कला, तो शिक्षा भी एक तरह से उसी का पार्ट हो जाती है। तो विद्या में दे रहा है, तो इन दोनों के अलावा आपको किसी में नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 21 में। यानी ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से, यानी उसकी जान, उसकी बॉडी, उसके शरीर से जो है वो नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा, उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक उचित प्रक्रिया ना हो। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तब तक तो आप कर सकते हैं। जैसे कोई अगर चोर है, चोरी कर रहा है, तो विधि द्वारा उसने चोरी की है तो उसको दंड मिल सकता है। किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी का रेप कर दिया, तो उसके हिसाब से विधि के अनुसार उसको सज़ा मिल सकती है। अगर उसने कुछ गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं करी है, विधि के हिसाब से अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो उसको किसी तरीके की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ये बात किस में लिखी गई है, आर्टिकल 21 में बात की गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बात करें कि सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, यानी वृत्ति काम हो गया, उपजीविका, व्यापार या कारोबार, कोई भी एक तरीके से व्यापार करने की, बिजनेस करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दे रखी है, तो आपके 19 का 1 का जी जो दे रखा है उसमें दे रखी है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि 19 के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के क्लॉज जी में ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार, व्यापार, उपजीविका के लिए अपना कोई भी काम कर सकता है। तो ये बात किस में, आर्टिकल 19 के 1 के जी में। इसी तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपके किस आर्टिकल में, 19 में दे रखी है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल किससे संबंधित हैं, तो समानता के अधिकार से संबंधित है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसी तरीके से चर्चा की थी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल, किन किन आर्टिकल में दे रखे हैं, तो आपके 23 और 24 आर्टिकल में क्या दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान दे रखे हैं या आर्टिकल दे रखे हैं। अब ये क्या क्या है उनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। इसी तरीके से मूल कर्तव्य हमने जाने कि भाग 4 क में एक अनुच्छेद कौन सा है जिसमें मूल कर्तव्य दे रखे हैं, तो आपका 51A जो है उसमें जो आपके मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 21 की बात करें तो हमने 21 तो बात कर ली, अभी यहाँ पे 21 की बात की थी कि किसी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा 21A की बात करें तो उसमें क्या बात की गई है, शिक्षा का अधिकार की बात की गई है। और 14 साल तक के बच्चों को क्या है, 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, ये वाली बात की गई है आर्टिकल 21A में। इसी तरीके से बात करें कि मौलिक अधिकार जिन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, तो निलंबित यानी वो ख़त्म नहीं होंगे, तो वो कौन से आर्टिकल हैं। अगर आपातकाल लगा दिया है, आपातकाल लग भी जाए तब भी 2 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि प्राण और देहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता की सुरक्षा किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 21 से, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि प्राण और देह यानी प्राण और देह यानी व्यक्ति के शरीर के संबंधी या उसकी स्वतंत्रता से संबंधी कोई भी जो है समस्या या सुरक्षा की गारंटी देता है आपका संविधान, आर्टिकल 21।
अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है, तो विधि के द्वारा अगर ऐसी कोई विपत्ति नहीं की है, उसने समस्या खड़ी नहीं की है, तो उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। अगर उसने कोई गुनाह किया है, कोई अपराध किया है, तो विधि के द्वारा जो सज़ा हो सकती है वही सज़ा उसको दी जाएगी। आगे बात करें कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किस में दिया गया है, तो आपके आर्टिकल 22 में दिया है कि आर्टिकल 22 में क्या है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का उल्लेख किया गया है। तो अब गिरफ्तारी से संबंधित या हिरासत से संबंधित किस में संविधान में प्रावधान है, तो आपके आर्टिकल या अनुच्छेद 22 में दे रखे हैं। अब बात करते हैं कि अस्पृश्यता के बारे में बात करें, तो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है वो निषिद्ध है, यानी उसको रोका गया है। तो वो किस आर्टिकल में बात की गई, आर्टिकल 17 में, कि अस्पृश्यता यानी कि आपके छुआछूत किसी भी रूप में हो वो अमान्य है, वो उसको अगर करता है कोई व्यक्ति तो उसको सज़ा दी जा सकती है, उसके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो उसको किस में दिया गया है, आर्टिकल 17 में बात की गई है। इसी तरीके से बात करें कि किसको भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, और एक क्या है मौलिक कर्तव्य है, यानी भाईचारा और बढ़ावा देना, भाईचारे की संभावना, सद्भाव और सम्मान को बढ़ावा देना, ये क्या है, एक आपका मौलिक कर्तव्य है। और ये आर्टिकल 51 के क के ई में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। किस में है, ई में है। इसी तरीके से मौलिक अधिकार पहले कितने थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में कितने मौलिक अधिकार थे स्टार्टिंग में, तो 19 थे। माफ़ करिएगा कि आर्टिकल 19 में मूल रूप से कितने क्या थे, कितने मौलिक अधिकार शामिल थे, 7। तो कौन से थे, 19(1) का ए, 19(1) का बी, इस तरीके से सी, डी, ई, एफ और जी, इस तरीके से 7 मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार इसमें शामिल थे। 19(1) सब में लगाइए, 19(1) 19(1) 19(1) और 19(1). तो इस तरीके से 7 जो है आपके मौलिक अधिकार इसमें शामिल थे। लेकिन क्या हुआ, इस वाले को जब आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ तब इसको हटा दिया गया, क्योंकि इसमें भी संपत्ति की बात की गई थी, इसीलिए इसको भी हटा दिया गया। तो अब जो है 19 में कितने मौलिक अधिकार बचे हैं, केवल 6 बचे हैं, जिसके बारे में हम 1 बाई 1 बात करेंगे। इसके बारे में हमने बात कर ली है, जिसके बारे में क्या था, कारोबार की बात थी या व्यापार की बात थी। इसमें क्या बात थी, व्यापार की बात थी कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना व्यापार कर सकता है, इसके बारे में बात हमने कर ली है। इसमें हमने बात की कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कोई भी व्यक्ति है अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपने विचार रख सकता है, इसके बारे में हमने बात की। तो अब आगे की बात करेंगे हम, इसमें जिस तरीके से जैसे सम्मेलन कर सकता है, ठीक है, इसमें सम्मेलन कर सकता है, इसमें संघ बना सकता है, इसमें बैठकें कर सकता है या भ्रमण कर सकता है, इसमें रह सकता है यानी निवास कर सकता है। तो इस तरीके की बात इसमें सारे जो हैं प्रावधान दे रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से हमने बात की, तो पहले कितने थे, 7 थे, अभी इसमें 1 हट गया तो बचे हैं टोटल 6। तो मूल रूप से थे 7, अब वर्तमान में कितने हैं, 6। आगे बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद बनाए गए कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा, यानी कि अपराध कर दिया उसके बाद कोई कानून बना है तो उसके हिसाब से फिर उसको जो है वो नहीं दिया जाएगा, सज़ा नहीं दी जाएगी। वो जब अपराध किया था तब कौन सा कानून था उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो किस में प्रावधान है, तो आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के दौरान, अपराध करने के बाद बनाए गए कानूनों के आधार पर दंडित नहीं किया जाएगा। ये उल्लेखित किस में है, आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में है। ऐसे ही मूल कर्तव्य की बात करें तो ये आपका मूल कर्तव्य है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीव जो भी हैं उनके साथ में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना एक मौलिक कर्तव्य होगा लोगों का। वो किस में दे रखा है, तो 51 के जी में दे रखा है, 51 के ए के क्लॉज जी में ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है।
इसी तरीके से एक और मौलिक कर्तव्य है जो आपका पहला है। टोटल आपको पता है 11 है, जिसमें 1 2 3 ABCD करके आप समझते जाइए कि कौन सा है। तो ए का मतलब है पहला, जिसमें क्या कहा गया है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं, उसका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, उसका सम्मान करना एक क्या होगा आपका मौलिक कर्तव्य होगा। इन सबकी सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का और उसकी संस्थाओं का जो है सम्मान करना आपका मौलिक कर्तव्य होगा। इसी तरीके से बात करते हैं तीसरे के बारे में। 51(1) के क्लॉज C में तो क्या दे रखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा के लिए उसकी रक्षा करना भी क्या है आपका एक मौलिक कर्तव्य है। तो आप क्या करना है इसमें C में क्या दे रखा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। इसी तरीके से F में क्या दे रखा है, तो हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उससे संरक्षित करना क्या होगा, एक आपका मौलिक कर्तव्य होगा। इसी तरीके से ऐप के बाद आई में जाते हैं और देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी रक्षा करना, यानी सरकार की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, हिंसा का त्याग करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। यानी ये भी लोगों का कर्तव्य है कि वो हिंसा से दूर रहें और सरकारी संपत्ति यानी कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करें, रक्षा करें। इसके अलावा 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें और जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनका क्या कर्तव्य होगा कि वो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करवाएं। तो ये आपका आर्टिकल 51 के क्लॉज A के क्लॉज K में दे रखा है। ऐसे ही बात करें आर्टिकल 27 में क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि 25 से लेकर 28 के बीच में क्या है, धर्म से संबंधित है। तो आर्टिकल 27 में क्या होगा कि अपना जो विशेष धर्म है उसका प्रचार करने के लिए कोई कर देने की यानी कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। तो वो किस में प्रावधान दे रखा है, आर्टिकल 27 में दे रखा है कि अब अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म का प्रचार कर रहा है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कोई भी सरकार जो है, कोई भी राज्य जो है उससे टैक्स नहीं ले सकता। इसकी बात जो है उसमें की गई है आर्टिकल 27 में। ऐसे ही बात करें आर्टिकल 24 में क्या है, तो ये आपका शोषण से संबंधित था। हमने बात की थी 23 और 24 की, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो इसमें 24 में क्या दे रखा है कि कारखानों में यानी कारखाने हो या उससे जैसे संबंधित कोई भी जो संस्था हो उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं रोजगार पर नहीं जाएंगे या रोजगार से प्रतिबंधित हैं, प्रतिबंध लगा है, उन पर रोक लगी है। वो बात किस में कही गई है, तो आपके 24 में कही गई है कि कोई भी बच्चा जो है 14 वर्ष से कम उम्र का है वो किसी भी कारखाने खनन की आपका खनन हो रहा हो, कारखाने हो, उन सब में काम नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो वो इलीगल है और उसके प्रति जो है कार्रवाई हो सकती है। इसी तरीके से आपका जो मूल कर्तव्य दे रखा है एक कि नागरिकों को उन आदर्शों को यानी कि उन आदर्शों को अपने अंदर सजो रखना है, उनका पालन करना है जिन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया था। उनको अपने अंदर क्या करना है, सजो के रखना है। उसके जो उनके जो आदर्श हैं, जो उनके वाक्य हैं, उनसे प्रेरित होना है। तो वो सारी बातें किस में कही गई हैं, वो आपके 51A के क्लॉज B में कही गई हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है, मूल कर्तव्य है। इसी तरीके से आर्टिकल 32 की बात करें तो इसमें आप सभी जानते हैं कि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कहाँ जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये आपको पता ही है, ये उपचार का अधिकार है। आर्टिकल 32 में उपचार का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अगर वॉयलेट हो रहे हैं यानी उल्लंघन हो रहा है उनका, तो वो कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और वहीं पे अगर हाई कोर्ट की बात हो तो वो किस आर्टिकल में आएगा, तो वो आर्टिकल आपके 226 में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके और मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो भारत के सभी लोगों के बीच क्या रखना, समरसता रखना और समान भातृत्व यानी भाईचारे की भावना को बढ़ाना, ये आपका क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। ये किस में है, तो ई में है, अनुच्छेद 51A के क्लॉज E में दे रखा है। इसी तरीके से हमने बात की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके किस में है, 19 में दे रखी है। इसी के साथ आर्टिकल 12 जिसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें क्या है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। तो वो हमने बात कर ली है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा। ऐसे ही आर्टिकल 13 में हमने बात की थी कि किसी भी मौलिक अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाला कानून या विधि क्या होगी, शून्य हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि
अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है कोई भी विधि या कानून जिसको संसद ने बनाया है, तो वो क्या हो जाएगी, वो शून्य घोषित कर दी जाएगी। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कर दी जाएगी, शून्य घोषित कर दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कि विधि के समक्ष समानता, ये किस में दे रखा है, तो आपको मैंने बताया कि समानता की बात किस में है, तो आपके आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है। इसी तरीके से संगम या संघ बनाने का जो है प्रावधान किस में दे रखा था, जिसके बारे में हमने बात की थी 19 के क्लॉज 1 के सी में। अब जो कह रहे हैं आर्टिकल 22 के क्लॉज 2 में क्या कहा गया कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो कब पेश किया जाता है, आपको सभी को पता है, 24 घंटे की अवधि के भीतर जो है उसको पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपायों का उल्लेख किस में किया गया है, तो आर्टिकल 32 से 35 के बीच में दिया गया है, जिसको उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, ये आपको पता है। आगे बात करें कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए क्या है, एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यानी किसी एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार जो है दंडित नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो वो किस में बात की गई है, क्लॉज 2 में, यानी 20 के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में ये बात दी गई है कि उसको जो है एक अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से बात करें और देखते हैं कि क्या है चीज़ें आगे, कि भारतीय संविधान में मानव तस्करी की बात की गई है और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है मानव तस्करी और बलात् श्रम, ठीक है, यानी कि बधुआ मजदूरी जिसको बोलते हैं वो, और मानव की तस्करी यानी मानव का व्यापार, इन दोनों को किस आर्टिकल के तहत रोक लगा दी गई है इस पर, तो इसमें आर्टिकल 23 जो है उसके तहत जो दोनों चीज़ें हैं वो अपराध मानी जाएंगी। अगर कोई मानव तस्करी कर रहा है, किसी को बेच रहा है, या कोई बधुआ मजदूरी ज़बरदस्ती किसी से मजदूरी करवा रहा है, तो इस दोनों को क्या माना जाता है, अपराध माना जाता है, यानी उनको दोनों को रोक दिया गया है। आर्टिकल 1D यानी आर्टिकल 19 के क्लॉज डी में क्या बात थी, जिसको हमने बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति को भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, यानी संपूर्ण क्षेत्र में भारत के किसी भी जगह पे वो आ जा सकता है, किसी भी जगह पे घूम सकता है, उसको उसकी स्वतंत्रता दी गई है। किस में, 19 के क्लॉज डी में दे रखी है। अगर विदेश, देखिए मैंने इसमें आपको समझना पड़ेगा, एक चीज़ समझा दूँ कि अगर भारत में कहीं भी घूमने की बात हो तो आर्टिकल 19 को लगाइए, जिसका क्लॉज डी है 19 को। अगर विदेश में घूमने की बात हो तो इस आर्टिकल को मत लगाना, विदेश में घूमने की बात हो तो आर्टिकल 21 की बात होती है, आर्टिकल 21 को लगाना पड़ेगा। तो विदेश में घूमने की बात होगी तो आर्टिकल 21 लगाइएगा, और अगर देश में कहीं भी घूमने की यानी भारत में कहीं भी घूमने की बात होगी तो आप आर्टिकल 19 के क्लॉज डी को लगाइएगा, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। आगे बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनके आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, किसी के साथ विभेद नहीं किया जा सकता, उसको रोका गया है। तो आर्टिकल 15 के तहत जो है वो प्रावधान दे रखा है कि इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आर्टिकल 33 में क्या बात हुई है, तो संसद जो है वो क्या कर सकती है, सशस्त्र बल या पुलिस, इन सबके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। जब अगर ये सेना में भर्ती है तो उनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है, संसद जो है रोक सकती है या छीन सकती है। तो आर्टिकल 33 में ये बात कह रखी है। जैसे अगर कोई पुलिस वाला है या सशस्त्र बल वाला है, वो कहेगा कि हम तो बोलेंगे, हम तो पुलिस वाला हैं, या हम तो एक व्यक्ति हैं तो हम संसद के प्रति, सरकार के खिलाफ जो है बोलेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि संसद जो है चाहे तो उनके संविधान जो आपके मूल अधिकार हैं उनको छीन लेती है या छीन सकती है या इनको प्रतिबंधित रोक सकती है। इनको या ये है कि फंडामेंटल राइट्स का यूज़ नहीं करते हैं। जिस तरीके से सरकार बोलेगी या जो संविधान में या विधि जो आपकी है उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है, या कानून के हिसाब से उनको अपने काम करने पड़ते हैं। अगर कानून मना करता है बोलने के लिए तो नहीं बोलना है। इसको हमने देखा कि संसद ऐसा कर सकती है।
आगे आगे बात करें कि आर्टिकल 16 में क्या दे रखा है, तो सार्वजनिक रोजगार, जो सार्वजनिक रोजगार का मतलब हुआ, सार्वजनिक का मतलब हुआ सरकारी नौकरी अगर कोई है, सरकारी कोई काम है, तो उनमें क्या होगा, अवसर की समानता होगी, यानी सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। और ये प्रावधान किस में दे रखा है, आपके आर्टिकल 16 में दे रखा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो, ये सारे क्या हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं। ये आपको मैंने बात बताई थी। आगे बात करें तो इन्होंने क्या कहा है कि अम्बेडकर साहब के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, आर्टिकल 32, खासकर आर्टिकल 32 या उससे लेके 35 तक, और इन्होंने ज़्यादातर इसी के बारे में बात की है। तो उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। आर्टिकल संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने क्या कहा है, तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि अगर भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकार की वर्णन किया गया है, उसको दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, तो वो किस में है, भाग 3 में है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम इसी में बात करेंगे और जानेंगे और बातें कि क्या क्या है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस समिति के द्वारा जोड़े गए, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग में जब 1950 में जब संविधान हमारा लागू हुआ, तब मौलिक अधिकार कितने थे, तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। इसी तरीके से आरक्षण की जो बात की गई है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 16 के 4 में ये बात की गई है कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। आरक्षण जो है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये बात किस में की गई है, आर्टिकल 16 के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 में ये बात की गई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है कि 1976 में जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी तरीके से बात है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये किस आर्टिकल में आता है या किस स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। और इसको हमने क्या बताया, आर्टिकल 24 में ये दे रखा है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। आगे बात करें कि प्रत्येक स्मारक, आगे टॉपिक है अपना कि प्रत्येक स्मारक या स्थान कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की वस्तु का रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। तो ये जो आपकी है वो किस में है, आर्टिकल 49 में दे रखा है। ये आप DPSP में पढ़ेंगे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। आगे बात करें कि आपका मूल कर्तव्य की बात की गई है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, मौलिक कर्तव्य किस में है, आर्टिकल जो आपके 51A में और भाग 4 के A में दे रखे हैं। इसी तरीके से आपके मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना ये आपका इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। वहीं पे बात करें कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये आगे बात करेंगे। इसमें देखते हैं कि टोटल कितने आपके मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और आपके केवल भारतीय नागरिकों के लिए ये मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछता है कोई मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, विदेशियों के लिए और भारतीयों के लिए हैं या केवल भारतीयों के लिए हैं, तो केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री कौन था, अगर ऐसा पूछा जाता है तो उस दौरान कौन थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब बात करें कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमने बात की। ये क्या है, एक आपका मौलिक कर्तव्य है। इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और एक और मौलिक कर्तव्य देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। और प्रत्येक नागरिक का क्या होगा, ये मौलिक कर्तव्य होगा कि ये क्या करे, ज्ञानार्जन करे, मानववाद का समर्थन करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। और तो इस तरीके से अगर उसको अपनाता है तो वो अपनाना उसका क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। और ये आर्टिकल 51A के क्लॉज H में दे रखा है कि व्यक्ति जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति क्या करेगा
कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करेगा, विकास करना, उसका क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। इसी तरीके से बात करते हैं, अब इनको जान लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, जिसके बारे में रिट के बारे में हमने चर्चा की थी। तो पहली रिट आपकी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है गैर कानूनी तरीके से, तो गैर कानूनी तरीके से अगर हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट क्या कह सकता है, उसको रिहा करने के लिए कह सकता है या उसको पेश करने के लिए कह सकता है। यानी उसको कह सकता है कि हमारे सामने क्या करो, हमारे सामने उसको पेश करो। जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है उसको हमारे सामने पेश किया जाए, ऐसी अगर जो है आदेश दे देता है सुप्रीम कोर्ट, तो उस कानूनी अधिकारी को क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उनके सामने पेश करना पड़ेगा। इसी रिट को क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या आपका मौलिक कर्तव्य, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ये किस में दे रखा है आपका मौलिक कर्तव्य, तो आपके क्लॉज डी में दे रखा है, अनुच्छेद 51A के क्लॉज डी के अंतर्गत, ये ऐसी बात है। आगे बात करें कि आपके अनुच्छेद 51A के ई में क्या है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये भी आपका कैसा मौलिक कर्तव्य है कि अगर स्त्रियों के विरुद्ध कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य होगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 51A में जो मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल इनकी संख्या कितनी है, 11 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा है कि आर्टिकल 32, जिसके बारे में क्या है कि भारत के संविधान का हृदय और आत्मा, किस आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, ये आपको मैंने बताया। आगे बात करें कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार किस में दे रखा है, अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो आर्टिकल 30 में दे रखा है कि वो अपनी शैक्षणिक संस्था बना सकते हैं, अपना प्रशासन उसका चला सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, तो वो अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा, वो आपके आर्टिकल 30 में दे रखा है। इसी तरीके से बात करें कि प्रत्येक, ये आपका 51 के ए के एच में दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और जांच एवं सुधार यानी कि ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। ये इसके बारे में हमने चर्चा की। इस तरीके से बात करें कि शिक्षा का अधिकार किस में है, तो 21A में दे रखा है। इसी तरीके से संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित था, किससे संबंधित था, पहले जो क्या हो गया है, अब लोप कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, तो 31 के संबंधित था, अनुच्छेद 31 से संबंधित था आपका क्या, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया 1978 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आर्टिकल 26 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारतीय संविधान जो है धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने यानी मैनेजमेंट कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का तो वो मैनेजमेंट कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता दे रखी है आर्टिकल 26 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये किस में बात की गई है, ये आर्टिकल 23 में बात की गई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बातें कि भारत के संविधान में गिरफ्तारी की स्थिति में बचाव का अधिकार दे रखा है, वो किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 22 में आता है। इसी तरीके से बढ़ें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधि के उन्मूलन की बात करता है, जिसमें हमने बात की थी कि सेना की उपाधि छोड़ के और विद्या की उपाधि छोड़ के इसके अलावा उपाधियां जो हैं वो नहीं दी जाएगी किसी भी सूरत में, तो वो इन दोनों के अलावा नहीं होगी। तो उपाधियों का उन्मूलन क्या है, आर्टिकल 18 से संबंधित है। अब आगे बात की जा रही है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी दी जाती है संविधान के द्वारा दी जाती है। इसी तरीके से अनुच्छेद 16 के 2 में क्या दे रखा है कि किसी भी जाति के उम्मीदवार को, किसी भी जाति का अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी लड़का है, कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है, तो उसको सार्वजनिक रोजगार यानी नौकरी से क्या किया जाएगा, किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। ये आपको
कहा गया है किसमें, यानी समानता की बात की गई है कहाँ पे, सार्वजनिक रोजगार में। सार्वजनिक रोजगार में क्या है, समानता की बात की गई है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। इसी तरीके से बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हमने पहले ही बात की है। अनुच्छेद 25 के बारे में क्या बात है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दे रखी है। यानी 25 में कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म को अपने हिसाब से मान सकता है, उसका अंतःकरण कर सकता है, उसको अबाध रूप से मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता उसको दे रखी है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तब भी वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को ना माने, तब भी उसको स्वतंत्रता है कि वो ना माने, और जो मानता है उसको भी स्वतंत्रता है कि वो माने, उसका प्रचार करे, उसका अपना आचरण करे। इसी तरीके से आर्टिकल 21 की बात है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। यानी प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता की जो बात हमने की थी वही इसका मतलब है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में दे रखी है। इसी तरीके से आर्टिकल 19 और 22 में किससे संबंधित है, तो आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, 19 से लेके 22 तक, जिसके हमने बात की थी, जिसके बारे में हमने एक एक करके बात कर ली। 19 में हमने बात की कि भाषण की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, ये दोनों किस में है, तो 19 के क्लॉज 1 में यानी ए में दे रखे हैं। वहीं सम्मेलन की बात हो तो हमने कहा था ये बी में दे रखा है। संघ की बात हो तो हमने कहा था ये सी में दे रखा है। और आने जाने की बात हो तो हमने कहा था ये आपके डी में दे रखा है। और निवास करने की बात हो तो हमने कहा था ये ई में दे रखा है। वहीं पे पेशे या व्यापार की बात हो तो हमने कहा था ये जी में दे रखा है। और एफ़ हमने बताया था, एफ़ जो है वो हट चुका है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो इस तरीके से 19 में जो 6 शामिल थे वो आपका ए, बी, सी, डी और ई और फिर जी हो जाता है। तो कौन से हैं, ए में आपका कौन सा है, तो ए में आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। बी में आपकी कौन सी है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। डी में आपके आवागमन यानी आने जाने की स्वतंत्रता है। ई में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है। और एफ हट गया है। और जी में क्या है आपकी, तो व्यापार या पेशा जो है आपका, या कारोबार बिजनेस या व्यापार करने की स्वतंत्रता किस में है, तो आर्टिकल जी में है, 19 के 1 के क्लॉज जी में दे रखी है। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे बात करें कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय में अपील करने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 आपको दिया गया है। इसी तरीके से बात करें आर्टिकल 32 में भाग 3 में क्या दे रखा है, उपचारों का अधिकार दे रखा है, ये आपको पता है। अब हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 29 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना किस आर्टिकल में दिया है, तो ये है आपके जिसमें 29 में, जिसमें भाषा और संस्कृति की बात की गई है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। इसमें अपनी जो है उसकी बातें की गई हैं। अब आगे बात करें तो आर्टिकल 28 में क्या दे रखा है, तो कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा की उपस्थिति में संबंध में स्वतंत्रता दे रखी है कि उसमें हम जाएं ना जाएं, हमारी इच्छा है कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा जो है उसमें उपस्थिति की स्वतंत्रता सब व्यक्ति को है, सब बच्चों को है कि वो जाएं तो जाएं, ना जाएं तो ना जाएं। इस तरीके से आर्टिकल 28 में। इसी तरीके से आर्टिकल 27 में क्या है, तो हमने बताया था कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार का टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा, या टैक्स संदाय के बारे में स्वतंत्रता दे रखी है, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जा सकता, कर नहीं लिया जा सकता कि धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं इसीलिए हमें टैक्स दो, ये नहीं कर सकते। सिर्फ अगर राज्य जो है शुल्क ले सकता है कभी, जैसे अगर कोई उसकी जो है किसी धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें अगर छोटी मोटी करनी है तब तो शुल्क ले सकता है, कर टैक्स नहीं लगा सकता। इसी तरीके से जी में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 51A के जी में कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, ये होगा, कर्तव्य होगा। अब परमादेश की बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात कर ली। अब हम परमादेश रिट जो होती हैं उनमें दूसरी रिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी सार्वजनिक अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए कहने वाली जो रिट जारी होती है, कहने वाली अदालत द्वारा जारी की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं
कि अपनी परमादेश बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अदालत जो है किसी भी अधिकारी को कह सकती है कि तुमने वो वाला काम नहीं किया है, उसको करो और करके हमें रिपोर्ट दो कि हमने कर लिया है। अगर कोई व्यक्ति अपना काम करने से, यानी जो अधिकारी है वो काम नहीं कर रहा है जो काम उसको करना था, तो उसको करवाने के लिए जो रिट जारी करी जाती है उसको परमादेश कहा जाता है। इसी तरीके से कोई वारंटो क्या होता है, अधिकार परीक्षा, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पद को ग्रहण कर लेता है तो उसको खाली कराने के लिए जो निर्देश या रिट जारी करी जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्वी वारंटो बोलते हैं, यानी अधिकार परीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अधिकार परीक्षा बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकार परीक्षा किसको बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी गलत तरीके से किसी पद को ले लेता है, सरकारी पद को, तो उसको खाली कराने के लिए जो रिट जारी करी जाती है, जो निर्देश जारी करे जाते हैं, उसी को हम अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो बोलते हैं। निषेध का मतलब क्या हुआ कि अगर रिट निचली अदालत को किसी मामले पर आगे बढ़ने से रोकती है, यानी कि ये कह रहे हैं कि कोई अगर जो निचली अदालत है अगर वो अपने अधिकार से ज़्यादा अब किसी भी शक्ति का इस्तेमाल कर रही है तो उसको रोकने के लिए वो ऊंचे वाली अदालत जो होती है, यानी कि अगर हाई कोर्ट कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिट जारी करेगी और रोक देगी कि आप जो है इस मामले पे इस तरीके के निर्णय नहीं ले सकते। तो उस तरीके की जो रिट जारी करी जाती है उसको निषेध बोलते हैं। आगे बात करते हैं कि संविधान के मौलिक विचारों में किसी के पास कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था, आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि जो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट हैं उसमें सबको समानता दी गई है, किसी के पास विशेषाधिकार नहीं है, किसी का पेटेंट नहीं है कि ये अधिकार मेरा है, ये अधिकार मेरा है, सबके समान अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो आपके आर्टिकल 32 में है, ये भी हमने बात कर ली थी। इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 32 को क्या बोला, अम्बेडकर ने क्या बोला था, संविधान की हृदय और आत्मा का है, ये आपको मैंने बताया। इसी तरीके से मौलिक अधिकारों में अगर कोई संसद जो है संशोधन करती है तो उसको कैसा संशोधन करना पड़ेगा, तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करना पड़ेगा। और विशेष बहुमत का क्या मतलब है कि अगर जैसे 550 मेंबर हैं लोकसभा में तो 550 का 50+1 होना चाहिए, 50+1 होना चाहिए, तब कर सकते हैं। या फिर जितने लोग बैठे हुए हैं, उपस्थित जितने हैं उस सभा में, मान लेते हैं 300 हैं तो 300 का 2/3 होना चाहिए, तो 300 का 2/3 होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, नहीं तो आप समझेंगे 303। अगर मान लो 550 आ रहे हैं तो आपका 50+1 हो जाना चाहिए, 50% +1, यानी कि आपके कितने हो जाते हैं 275, तो ये हो गए, और +1 यानी 276 लोग अगर किसी भी जो है प्रस्ताव को पास कर देंगे तो आपका जो है मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार में चेंज आ सकते हैं, उसमें बदला जा सकता है। अगर वहाँ पे 300 लोग हैं और उसका 2/3 देखते हैं, तब भी अगर वो वोट पास कर देते हैं तो भी वो संशोधन किया जा सकता है। इसी तरीके से बात करें कि आर्टिकल 32 को जो किस में है, भाग 3 में है, वो किससे संबंधित है, तो उपचारों के लागू करने या आपके अधिकार जो हैं उनको लागू करने से संबंधित है। आगे बात करें कि मानव तस्करी और बलात्श्रम यानी बंधुआ मजदूरी जिसके बारे में हमने बात की, उसको रोकने का प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 23 में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमने बात की कि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना हो या उनका प्रशासन करने की बात हो तो अल्पसंख्यकों के अधिकार किस में दे रखे हैं, तो आर्टिकल 30 में दे रखे हैं। इसी तरीके से 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखाने में या उसके अलावा कई और भी नियोजित करना या उनको लगाने से प्रतिबंध लगाया गया है, वो किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 24 में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन यानी उसको रोका गया है, किसी भी रूप में हो, वो किस में है, आपके आर्टिकल 17 में दे रखा है। इसी तरीके से हमने बात की कि आर्टिकल 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समानता की बात है या विधि के समान संरक्षण की बात है। तो हमने दोनों की बात की थी। विधि के समक्ष समानता ये आपके ब्रिटेन से ली गई थी और विधि के समान संरक्षण की बात थी वो हमने अमेरिका से बात की थी। ये हमने कहाँ से लिया था, अमेरिका से। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि विधि के समक्ष समानता यानी विधि के समान सामने सभी समान हैं, विधि के यानी कि कानून के सामने सभी समान है, ये बात कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण मतलब
समान लोगों के लिए समान कानून, असमान लोगों के लिए असमान कानून। मतलब समान है, जैसे अगर कोई गरीब है और उसके सामने अमीर आ गया तो दोनों समान तो है नहीं, तो दोनों के लिए कानून बराबर नहीं होंगे, गरीब के लिए अलग होगा, अमीर के लिए अलग होगा। लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें विधि के समझ समानता, तो इसमें अमीर गरीब कोई भी हो, सबके लिए कानून क्या है, समान है। तो इस एंगल से देखा जाएगा, तो दोनों बातें देखी जाती हैं। विधि के समान संरक्षण में क्या आता है आपका, तो इसी में आपका क्या होता है, आरक्षण की बात होती है एक तरह से। तो आरक्षण क्या दिखाते हैं कि विधि के समान संरक्षण दिखाते हैं। अगर कोई गरीब है, कोई जो है जिसके पास वो क्या कहते हैं सुविधाएं नहीं है, तो उसको सुविधाएं देने या उसका जीवन अच्छा करने के लिए सरकार कुछ जो है सहूलियत देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरक्षण बोलते हैं। तो एक तरह से वो भी एक तरह से विधि के समान संरक्षण की बात होती है। इसी तरीके से सार्वजनिक रोजगार में जिसकी बात हमने की कि सार्वजनिक रोजगार में सभी के लिए क्या होगा, अवसर की क्या होगी, समानता होगी। ये किस में दे रखा है, आर्टिकल 16 में दे रखा है। आर्टिकल 15 में हमने बात की थी कि भेदभाव का निषेध यानी भेदभाव का जो है प्रतिबंध होगा, तो वो किस में है, आपके आर्टिकल 15 में। और किन आधारों पे होना चाहिए, तो आपका धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है सारे ख़त्म हो जाते हैं और सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे मिलेंगे, तब तक इस वीडियो को जो है आप सब शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जो भी तैयारी कर रहे हो, जिनको ना पता हो। ये आपके लिए डबल फ़ायदे वाली क्लासेस हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी आपके मोटिवेशन से हम और आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, चीज़ें आगे नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है आपको नई नई नोटिफिकेशन या PDF जो होगी वो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।